नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। आज जो क्षेत्र का माहौल चल रहा है और देश की राजनीतिक में जो उठापटक हो रही है, नए नए कानून आ रहे हैं, नए नए विरोध हो रहे हैं, नए नए प्रदर्शन हो रहे हैं, उन सब को लेकर जो एक विश्लेषण होता है वो हर वक्त हर समय जरूरी है और विश्लेषक ही बता सकते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। जन जागरण परिवार के जो संरक्षक हैं मनोज मधुकर जी, उनके पास आया हूं और इनसे जानना चाहूंगा आज के हालात पर आज का चर्चा। मधुकर जी, स्वागत है आपका जन जागरण। प्रणाम प्रणाम जी। मधुकर जी, क्या कहेंगे, आजकल जो हिंदू सम्मेलन चल रहा है उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो मैं एक शिक्षक हूं, वैसे गणित पढ़ाता हूं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों पर भी पैनी नज़र रखता हूं। जो देश की जो वर्तमान राजनीतिक दिशा और दशा है वो क्या अनुकूल है प्रतिकूल है, तो अगर कम से कम शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो स्थापित भारतीयता है, जो हमारा नैतिक मूल्य है, जो हमारे आदर्श रहे हैं, उसको हम लोग खो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की हठधर्मिता दिख रही है, अज्ञानता दिख रही है और भारतीय मानस शुरू से ही विश्व बंधुत्व का उपासक रहा है। इसका दर्शन बहुत पवित्र रहा है और मैं उससे भी पहले ज़्यादा स्पष्ट कर दूं, जो मैं हर एक भारतीय की धारिता भारता और श्रेष्ठता को नमन करता हूं। भारत में समरसता बने रहे, समाज में एक दूसरे से समन्वय रहे, क्या कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता का भाव बना रहे, सर्वधर्म समभाव हो। अगर उसकी परिधि पर अगर वर्तमान समय की कसौटी पर इसको कसा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार दुराग्रही लगती है, कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए समाज को विखंडित कर रही है, जाति धर्म संप्रदाय में तोड़ रही है। और जो अभी जो फिलहाल हम आप सुन रहे हैं, यूजीसी, जो आप तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में रोक लगा दी है, तो आगे क्या होता है, इस सारी संभावनाओं को अगर आप एक सम्मिलित निरपेक्ष रूप से प्रयास करें इसको समझने का, तो निसंदेह बहुत विषैला माहौल है। देश क्या दयनीय स्थिति में है। देश की अर्थव्यवस्था हो सही चौपट है, शिक्षा व्यवस्था हो सही चौपट है और सरकार हर कीमत पर किसी भी तरह से सिर्फ सत्ता में बने रहना है, उसका अभिप्राय है। देश क्या कर सकते, कहाँ जा रहा है, देश को, देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है, देश को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो हमारी स्थापित गरिमा, शुचिता, कीर्तित्व है, सबको विनाश के कगार पर लाके वर्तमान सरकार ने छोड़ दिया है। हालांकि मैं भाजपा का काज करता रहा हूँ, स्वयंसेवक हूँ और मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मैंने भाजपा के विभिन्न दायित्वों को अपने सीमित परिधि में निभाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सत्य, एक शिक्षक हूँ, इसलिए सत्य बोलना पसंद करूंगा। मुझे चाटुकारिता से सख्त नफरत है। मैं मान के चलूं कि कई जगह सुनने में आया है कि जो भेदभाव का जो स्थिति है सबसे ज़्यादा स्वयंसेवक वाले करते हैं। अब मैं एक स्वयंसेवक हूँ, इसलिए मैं अपनी परिधि में तो इसका जो अनुभव के आधार पर जो हम लोगों ने जज किया है, ये कहना हो सकता है कुछ लोग राजनीतिक विद्वेष से या क्या कह सकते हैं, मतलब संघ के जो मौलिक विचारधारा है उसको सही तौर पर जानते होंगे या कहीं ना कहीं इसको एक मनगढ़ंत मतलब परिचर्चा का विषय बना दिए हो, जोक बना दिए हो, एक अलग बात है। लेकिन अभी भी स्वयंसेवक कहीं ना कहीं मतलब आम इससे देश के हित में राष्ट्र प्रथम होता है, मानवता सबसे अच्छा धर्म है, इसके सोच को अगर बरकरार किसी ने रखा है तो निसंदेह स्वयंसेवकों ने ही बनाए रखा है। एक ज्वलनशील सवाल है कि हर मंच से, हर सरकार की योजना से समानता का बात आता है और कहते हैं कि संविधान में भी समान अधिकार दिया गया है, तो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब किस लिए? ये निसंदेह गलत है और देश के लिए अभिशाप है और इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। हम लोगों को सामूहिक रूप से इस पर मंथन चिंतन करना चाहिए कि हम समाज को, आगामी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं और उसका अंततः बुरे प्रभाव आएंगे, उससे हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर भी कितना असर पड़ेगा, कितना जहरीला चीज़ है, इसका एहसास शायद सरकार तो नहीं कर रही है, क्योंकि मूर्खों की सरकार है। मैं यही कहूँगा, कहीं ना कहीं अज्ञानियों की सरकार है, कहीं ना कहीं
कहीं नाकाबिलों की सरकार है। जो अभी जो यूजीसी जो बना था, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को उनके छात्र जीवन से ही जानता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी उस समय भाजपा में था जब वो युवा मोर्चा में हुआ करते थे, लेकिन मैं उनसे इस तरह की अज्ञानतापूर्ण क्या कह सकते हैं बिल लाने की, इस तरह की अज्ञानतापूर्ण सोच लाने की मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन किस दबाव में या किस कारण से किए या उनकी व्यक्तिगत मंशा उद्देश्य क्या था ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन निस्संदेह गलत फैसला था। यहाँ पर समानता के लिए आज समाज में कौन सा कदम उठाना चाहिए? हर एक भारतीय मौलिक रूप से बहुत ही विशुद्ध मानवता के उपासक होते हैं। कहीं न कहीं राष्ट्र प्रथम के अंदर मानवता सबसे अच्छा धर्म होता है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर होना होगा, हमें होने का प्रयास करना होगा। कहीं न कहीं सामाजिक समरसता का आदर करना होगा। सामाजिक समरसता ही एक विकासशील समाज का निर्माण करता है, एक उन्नत राष्ट्र में सहयोगी होता है। और निसंदेह हर एक की धारिता भारता और श्रेष्ठता को हम सम्मान करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे, उनकी जरूरत को समझेंगे, तभी जाकर हम एक स्वस्थ समाज बनाएंगे। और एक स्वस्थ समाज बनते बनते ही एक अच्छा राष्ट्र बनता है। स्वच्छ समाज तब बनेगा जब कहते हैं कि से जातिगत राजनीतिक से अगर हम बाहर निकले तो स्वच्छ समाज हम बना सकते हैं। लेकिन जातिगत राजनीतिक से हम बाहर कैसे निकलेंगे जबकि उनको आरक्षण है, इनको बिना आरक्षण का है। समानता है तो सबको समान होना चाहिए ना, सबके लिए समान व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलूं कि संविधान में जो सबसे मजाक का चीज है वो ये है कि संविधान सबके लिए बराबर है। देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो उस समय उपलब्ध महापुरुष थे, चाहे ज्ञानी लोग थे, उनका आशय ये नहीं था या आरक्षण दे करके किसी को मतलब नहीं कहावत है जो किसी विकलांग को या दिव्यांग को मजबूत साबित करने के लिए जो स्वस्थ है उसका पैर काट लिया जाए, उसका हाथ काट लिया जाए, उसको विखंडित कर दिया जाए, ये अभिप्राय नहीं था उनका। था जो समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको कुछ अतिरिक्त सुविधा दिया जाए। लेकिन वोट बैंक के लालच में, वोट बैंक के कारण सरकार इसको एक्सटेंशन देती रही और वर्तमान स्थिति में निसंदेह एक विषैला अभिशाप के रूप में हो गया है। कहीं न कहीं प्रतिभा का हनन हो रहा है, कहीं न कहीं क्या कह सकते हैं चयन में कहीं न कहीं निरपेक्षता नहीं रह गई है, कहीं न कहीं पूरा वातावरण ही क्रमिक रूप से दूषित होता जा रहा है। और इस पर विवेकशील ढंग से मैं ये कभी नहीं कहना चाहूँगा कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। वो क्या कह सकते हैं पात्रता के हिसाब से उसके लिए सुपात्रता की सीमा को लांघना नहीं चाहिए। हमारा व्यक्तिगत राय एक शिक्षक के नाते यह भी है कि हम उनको प्रतिभा अर्जन में, विद्या अर्जन में, शिक्षा अर्जन में, स्किल अर्जन में जितना सहयोग हो सके उतना दे, लेकिन चयन में निसंदेह कहीं न कहीं क्या कह सकते हैं समानता को भी एक मापदंड माना जाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, इस पर बहुत तरह का सोशल मीडिया पर रील आता है, कमेंट आते हैं गलत। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्या है? देखिए, एक्चुअली इसको लोग गलत परिभाषित कर रहे हैं, गलत अंदाज में देख रहे हैं। ब्राह्मण हमारे मौलिक से ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, ब्राह्मण का एक जाति नहीं है, एक क्या कह सकते हैं एक सुव्यवस्थित संस्कार जनित समाज है। और वो कभी पैदाइशी नहीं होता। अगर आप अच्छा सोच रखते हैं, समाज को अच्छा देना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं समाज को प्रकाशित करना, अगर आप ब्राह्मण है वो सभी ब्राह्मण हो सकते हैं। ब्राह्मण जाति ये नहीं जो मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ इसलिए ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण बनना है एक पात्रता है जो उस राह तक अगर आप आ पाते हैं, उस डिग्री को अगर आप अचीव कर लेते हैं जिसमें समाज कल्याण की भावना हो, जिसमें एक दूसरे को प्रकाशित करने का अभिप्राय हो, एक दूसरे को समायोजित करने की क्षमता हो, वो ब्राह्मण है। कोई ऐसा परिभाषा बता सकते हैं कि जो निम्न जात के हो और वो ब्राह्मण के संकट हुए क्यों नहीं हुए? बहुत से रविदास जी हुए हैं, हमारे बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो ब्राह्मण से बेहतर हुए हैं। विश्वामित्र जी, कहने का मतलब मौलिक रूप से तो ब्राह्मण नहीं थे, या इस तरह की बहुत केसेज है। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप, वही वाली बात है ना। जो बात यह है कि हम कितना संकुचित दायरे में इसको लेते हैं ब्राह्मण को, या किसी को हम दलित कह के अपमानित नहीं करते। समाज का ही दिया हुआ शब्द है।
गांधी जी ने उसमें सुधार किया, हरिजन। इस तरह से नामाकरण जो एक समाज नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आजकल के राजनेता जो है ना उपाधि देने लगे हैं, कहीं ना कहीं राय साहब, ठाकुर साहब, ब्राह्मण। तो एक गाली भी नहीं है और कोई बहुत बड़ा उपमा भी नहीं है जिसको सब धारण करना चाहिए। ब्राह्मण अगर आज के ज़माने में आप देखिए, थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करें तो ब्राह्मण ही एक वो ऐसा वर्ग है, मैं जाति की बात नहीं करूँगा, जो बनना सब चाहता है लेकिन गाली भी सब देता है। तो क्यों? क्योंकि इसके आदर्श मैं खुद भी ब्राह्मण होने के नाते नहीं कर रहा, मैं भी एक विप्र शिक्षक हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एक शिक्षक हो, समाज का बहुत गहरा अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, हर एक चीज़ को उसके परिभाषा के तहत उसका विश्लेषण करना जानता हूँ, सम्यक विश्लेषण एनालिसिस करना जानता हूँ। क्या कर सकते हैं, घटकों के साथ, उसके संघटकों के साथ, उसके क्रियाकलाप से बहुत सारे ऐसे स्वस्थ शब्द है जिसके आधार पर ही एक मतलब निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो ब्राह्मण है कि नहीं। अगर ब्राह्मण है तो उसमें ब्राह्मणत्व का परसेंटेज कितना है, कितना जैसे नहीं होता सोना कितने कैरेट का है, क्या है, तो इसी तरह का है। इसको लोग अपने अपने स्वार्थ के दायरे में, कहीं ना कहीं ज्ञान की परिधि के दायरे में गलत सोच रखते हैं, लेकिन इसमें सुधार हमें अगर एक अच्छा समाज देना है, एक अच्छी आगामी पीढ़ी देनी है, एक अच्छा लोकतंत्र लाने का है, अपने संविधान की कदर करना का अगर हमारे अंदर बोध है तो निसंदेह इसमें सुधार करना होगा, तभी हम कहीं ना कहीं एक उचित मुकाम पे पहुंच पाएंगे। आज ही देखिए ना, अंबेडकर जी को कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं, कुछ लोग मतलब ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कुछ ऋषि मुनियों को गाली देते हैं। आज ही देखिए ना यूपी में शंकराचार्य जी निसंदेह सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन उनको भी गाली देने वाला है। राजनीति हर एक चीज में जो आ गया है ना, वो कहीं ना कहीं देश को कलंकित कर रहा है, मेन दिशा से भटका रहा है, हमारे उद्देश्यों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो इस सबके अंदर जड़ अगर कहा जाए तो ये नाकाफी, नालायक राजनीतिक वर्गों के दिमाग की उपज है। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, वोट बैंक प्यारा है, इसलिए समाज को विखंडित कर रहे हैं। और इस पर जितना जल्दी हो कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी कहीं न कहीं इस पर एक सम्मेलन होना चाहिए, कहीं न कहीं एक तरह से लोगों का मतलब सामूहिक प्रयास होना चाहिए जिस पर कैसे इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे इसको समाज के लिए एक रोग न बनने दिया जाए। यूजीसी कानून को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जाति धर्म की परिधि से ऊपर उठ करके, जाति धर्म की परिधि से ऊपर उठ करके अगर कहा जाए तो निसंदेह वो गलत उद्देश्य प्राप्ति के लिए निर्दोषों पर थोपा गया एक क्या कर सकते हैं, ईंट का पत्थर, हाँ मतलब ईंट था, पत्थर था, जो सिर्फ चोट पहुंचाता जिस समाज के साथ भी होता, जिन वर्गों के साथ होता, जिन छात्रों के साथ होता, इसमें समानता कहीं ना कहीं नहीं देखती। शिक्षा अर्जन सहज हो, सुलभ हो और मौलिक अधिकार है, तो इसके तहत सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक के दृष्टि से इसमें अन्य वर्गों को समायोजित करने का प्रयास किया, जिससे उनका वोट बैंक की परिमाप बढ़ जाए। तो निसंदेह सरकार की त्रुटिपूर्ण गलत फैसला था और इस पर कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो एक सही फैसला है। लेकिन ये अंतिम सॉल्यूशन है या नहीं, इसका क्या होगा, श्रेय क्या होगा, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इस पर हम पूरे समाज को साथ लेकर के एक क्या कर समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करने में अपने आप को प्रगतिशील होना होगा। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम तो साथ में रहने को तैयार हैं, लेकिन बात तुम रखते नहीं हो। तो एक जगह आप साथ रहना चाहते हो, दूसरे जगह कहते हो कि मुझे आरक्षण दो, मैं तुमसे नीचे हूँ, तो इसको कैसे देखेंगे? वो अपने आप को नीचा भी बता रहा है लाभ के लिए और समानता, समाज में समानता का भी बात कर रहा है, तो दोनों तो नहीं चलेगा ना सर। नहीं, एक आप आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपना नज़रिया सवर्णों ने हमेशा व्यापक रखा है और हमें अपने छोटे भाई को, अपने भाई को, अपने समाज को में समरसता को बढ़ावा देना है। इसलिए कहीं ना कहीं त्याग तपस्या की जो भावना सवर्णों में हमेशा से रही है उसको थोड़ा और ज़्यादा मजबूती देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे कदम ताल मिला कर
करके हमारे जो मतलब सवर्ण से अतिरिक्त जो वर्ग है वो भी चल सके, उनको भी एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में वो मैं अधिकतम सहयोग दे सके, योगदान दे सके, इसका प्रयास करना है। और ये आज भी सवर्ण कहीं न कहीं हमारे व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर समाज को साथ ले चलने की परिधि के न्यास पर चल रहा है कि विन्यास को मतलब मजबूती दे रहा है। लेकिन अगर कोई समान सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, कुछ अज्ञानता के कारण, कुछ हठधर्मिता के कारण, कुछ सरकार के गलत नीतियों के प्रलोभन में कहीं न कहीं मतलब मौलिकता को खो रहे हैं, जबकि सामाजिक समरसता, समन्वय, ठीक है ना, ज्ञान संवर्धन, ये सभी इस तरह की कुरीतियों पर, इस तरह की गलत सोच पर रोक लगा सकती है। और सरकार इस दिशा में असफल रही है और निसंदेह हम अब समाज में के लोगों को इस दिशा में अपने मजबूत कदम बढ़ाने चाहिए कि हम अपना भाईचारा खराब नहीं करें, सामाजिक समरसता मजबूत बने, सर्वधर्म समभाव का भाव हो। जाति अपने शास्त्र में लिखा है ना, अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हमारा भारत शुरू से दूसरों के लिए जिया है, त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, प्रेम ही तो भारत का मौलिक तत्व है, भारतीय दर्शन का मौलिक अवयव है। अगर उसको हम नहीं बचा पाते हैं तो हम भी आज के अंधे होड़ में कहीं न कहीं भारतीय जो मूल्य है, भारतीय जो तपस्या है, उसको हम लोग विखंडित कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। छोटे भाई को गले लगाना चाहिए, ना कि उसको बाप बनाना चाहिए। देखिए, आप थोड़ा पत्रकार वाली आपकी भाषा है, मैं इससे इत्तेफाक तो नहीं रखूंगा, लेकिन ये जरूर कहना होगा कि अगर आप सम्मान देते हैं तभी आप स्नेह के काबिल समझे जाते हैं। अगर आप किसी को सम्मान देंगे तभी आपको सच्चा स्नेह मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और आप उसका भरपूर फायदा भी अपने जीवन में ले सकते हैं। तो उसको अगर सरल शब्दों के साथ कहा जाए तो निसंदेह दाता जो है वो भगवान होता है, दाता जो है वो देव स्वरूप माना जाता है। और सवर्ण हमेशा से समाज को प्रकाशित किया है, उसमें कहीं न कहीं अपना विशेष योगदान दिया है। आज से नहीं, जुगों जुगों से चलता आ रहा है, तभी तो उसको सवर्ण ने खुद अपने लिए नहीं उपाधि दिया था, कहीं नहीं कहीं सरकार ने, कहीं न कहीं हमारे धर्मशास्त्रों ने सवर्ण घोषित किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो सबको साथ ले चलने की क्षमता रखता है वही सवर्ण है। इसका अगर आप सही विच्छेद करें, इसके सही मौलिक तत्वों को अगर आप विश्लेषण करें तो इसका यही मतलब है, सभी वर्णों को साथ लेकर चलने का जिसमें सामंजस्य होता है, जिसमें वो क्षमता होती है, जिसमें वो विवेक होता है, वही सवर्ण है। जैसे बड़ा भाई क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें छोटे भाई को साथ ले चलने की, गलतियों को पर समझाने का भी, डांटने का भी और मार्गदर्शन का भी, और उसको मतलब अधिकतम प्रतिभा का कैसे ये अर्जित कर सके, तो वही वाली बात यहाँ भी मानना होगा कि सवर्ण निसंदेह बड़े भाई की भूमिका में है। वो उसकी त्याग, तपस्या, योगदान को कोई नकारना कहीं न कहीं उचित नहीं है और न कोई नकार पाता है। अंदर से भले वो शाब्दिक रूप में गाली दे देता हो, लेकिन ये जरूर मानता है कि सवर्णों का एक खास संस्कार होता है, खास क्या कर सकते, उपलब्धि होती है, खास परिधि होती है, खास सोच होती है, एक बृहद सोच होती है, और इसे हम इनकार नहीं कर सकते। कहा जाता है कि अभी सोशल मीडिया पर गाली देने का जो ट्रेंड है उसमें ये कहता है कि 2% ब्राह्मण हैं, सारे ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो अपनों को खींचते हैं, दलित, SC ST वर्ग को वो दुत्कारते हैं। स्वर्ण को उच्च पद पर जाना उनका तपस्या, त्याग है, लगाव है या कुछ और? नहीं, देखिए, ये तो बहुत आसानी से समझे जाने वाली चीज़ है, सामान्य ज्ञान वाले लोग भी इसको बेहतर समझ पाएंगे। जो सवर्णों ने हमेशा ज्ञान का दीपक जलाया है, गुरुकुल से जब शिक्षा व्यवस्था शुरू होती थी तब से लेकर आज तक देखे होंगे, जो उनका परम ध्येय होता है जो कैसे हम ज्ञानार्जन करें, कैसे हम शिक्षा अर्जन करें, चाहे उसके लिए जो भी त्याग, तपस्या, सेवा, मतलब क्या कर सकते हैं, दुख, विपत्ति सब को बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ झेलते हुए कहीं न कहीं विद्या अर्जन किया, कहीं न कहीं उस काबिल अपने उस मुकाम तक
अपने आप को पहुंचाया, काबिलियत दिखाई, तभी ना ये लोग आज पहले से ही लोग कह रहे हैं जो पहले से ही ये लोग वहाँ ऊंचे पद तक पहुंचे, तभी तो पहुंचे। किसी ने गिफ्ट में थोड़े दिया था, किसी ने उपहार में थोड़े दिया था। ये इनकी क्षमता थी, इनकी काबिलियत थी, इनका परिश्रम था, इनका सोच था, इनका जज्बा था जो इन लोगों को ऊपर पहुंचाया। वो तो किसी को भी कहावत है, बिन गुरु ज्ञान के कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का ज्ञान अर्जन अगर हम आप नहीं करें, अगर मान लीजिए आज भी देखते हैं ना कुछ केसेस ऐसे हैं जो उचित मतलब क्या कर सकते हैं, स्टेप्स को पार किए बिना सीधे डॉक्टर बन जाते हैं, चाहे कुछ और चीज़ बन जाते हैं, लेकिन दाएं हाथ का ऑपरेशन करना, दाएं पैर का ऑपरेशन करना होता है, बाएं का कर। इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं जो उचित उसकी प्रक्रिया है, जो उसकी तय प्रक्रिया है, उससे आप एक जंप करा करके उसको क्या उछाल करके वहां तक नहीं पहुंचा सकते। हर एक को इसका अनुभव स्वयं होना होगा, स्वयं करना होगा, स्वयं की सुपात्रता साबित करनी होगी, और यही एक मानवीकरण में कहीं न कहीं स्वस्थ रिजल्ट देता है। तो ये थे मधुकर जी, और हमने अपने 2 महीने के जो हमारे चैनल ने वीडियो जो चलाया उस पर विभिन्न तरह के जो सवाल आए थे, उन सभी सवालों को कंफर्म करने के लिए हमारे विश्लेषक, हमारे संरक्षक मधुकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।